हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 की जो इतिहास है अतीत से वर्तमान तक, इसमें हमने आपको एक पाठ का अध्ययन करा चुका था। अब हम इसमें अध्याय 2 का जो चैप्टर है कब कहाँ और कैसे, इस चैप्टर के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे और इसके बारे में जो भी हमसे बन सका, इसमें से जितना भी सवाल निकलने वाला था, 1 नंबरिया हो या 2 नंबर का हो, वह सभी संभव प्रयास हमने किया है। इससे आप लोगों को बहुत से फ़ायदे होंगे कि एक तो आप लोगों को 1 नंबरिया या 2 नंबर के क्वेश्चन को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप जो हमारा नोट्स बनाया गया है, हम उस नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ आप हमारे नोट्स को पढ़कर ही आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप बीपीएससी की भी तैयारी इसी बेसिक किताब जो आती है, सरकारी किताब जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक, उसमें से पूछी जाती है। तो इसी के उद्देश्य से हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि इन कक्षा 6 की जो छात्र हैं वो ध्यान से अपना अध्ययन करेंगे। इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, जैसे इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो हम कहेंगे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक हमारा होता है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से कितने शताब्दी के पूर्वार्ध तक निर्धारित किया जाता है, तो कहेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी तक। मानव जाति के आरंभिक चरण को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है किस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का आविष्कार सीखा, तो कहेंगे कि पूर्व ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का आविष्कार सीखा। मनुष्य ने किस काल में खेती एवं पशुपालन सीखा, तो मनुष्य ने पूर्व ऐतिहासिक काल में खेती एवं पशुपालन करना सीखा। सुसंगठित राज्यों का निर्माण किस शताब्दी से आरंभ हुआ, तो सुसंगठित राज्यों का निर्माण 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व में हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ किस शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है, तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है। क्वेश्चन आता है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन किस शताब्दी के उत्तरार्ध में सक्रिय हुआ। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। ठीक है, भारत को आज़ादी कब मिली, तो भारत को आज़ादी सन 1947 में मिली और एक नया संविधान बना। मानव जाति के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है।
इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इनमें राजाओं तथा आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हम हाथ से लिखित होने के कारण इसे पांडुलिपि कही जाती है। अब कहने का मतलब है पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनेशन यहाँ से निकल जाएगा। पांडुलिपियाँ प्रायः किस पर लिखी जाती थी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। तो हम कहेंगे पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है, कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। ऐसी ही अनेक पांडुलिपियाँ किस किस पुस्तकालय में सुरक्षित है, तो ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुर के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों से हमें अनेक काव्य, कविताएं एवं नाटक आदि मिलते हैं। पांडुलिपियों किस किस भाषा में लिखी गई हैं, तो पांडुलिपियों को तमिल, प्राकृत, कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। हम अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते थे। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम उल्टेंगे पन्ना। ये सब जो है 2 नंबर चैप्टर से ही लिखा गया है, निकाला गया है सवाल, नोट्स बनाए हैं हम। इस नोट्स का आप लोग भरपूर उपयोग कीजिए अपने दैनिक जीवन में और आगे बढ़िए। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को हम पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातात्विक वस्तुओं में किसकी हड्डियाँ मिलती है? पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियाँ मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन अनाज थे और किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान पर खुदाई करके चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते थे? तो सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि खुदाई में मिली वस्तुओं के अवशेष में समय का निर्धारण किस चीज़ द्वारा किया जाता है? तो खुदाई में मिली वस्तुओं का निर्धारण विश्लेषण में समय का निर्धारण रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। अब हम जानेंगे कि रेडियो कार्बन विधि है क्या। ठीक है, तो रेडियो कार्बन विधि के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनसे निश्चित दर में
छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य पौधे जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मी के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। ठीक है। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना किस संभवता के आधार पर होती थी? तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईस्वी पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से हुई है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी AD लिखा हो तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी लिख देते हैं, तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009वें वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वहीं 2500 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पहले का समय है। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी मिलती है। तिथि निर्धारण को इस साफ ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ईस्वी पूर्व जो होता है BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म का समय जो है AD है। मतलब AD का फुल फॉर्म ही होता है कि एनो डोमिनी। देखिए जैसे 5000, 10,000, 100, 500, 100, 0, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले जो भी है उसके पहले हम BC लगाते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम AD लगाते हैं। जैसे 500 AD, 500 AD, 1000 AD, 1500 AD, 2000 AD, ये सब बढ़ते जाता है। 2010 AD। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम इसकी जानकारी भौगोलिक रूप रेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ये भी यही है। एक कहता है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। दूसरा है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, मतलब हमसे जितना क्वेश्चन इसमें से निकलना संभव हुआ उतना क्वेश्चन हम निकाले हैं, ताकि क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में तीसरा है नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत तक से पृथक करती है, यानी अलग करती है। चौथा है कि सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलते हैं। कौन से पर्वत श्रृंखला भारतीय उपभारतीय के पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे यानी रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन एवं गुमाल दर्रा। ये सब दर्रा का नाम है। कौन से दर्रा के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था? तो खैबर, बोलन एवं
गोलमज दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के डैश रास्ते होते थे, यानी संकरे, यानी बहुत पतला। यहाँ कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही डैश जैसे स्थान मिलते हैं, यानी मेहरगढ़ जैसे स्थान मिलते हैं, जहाँ लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। सहायक नदियाँ आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन हो सकता है कि लगभग 4300 से लेकर 2500 ईसा पूर्व साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं? तो उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी जनजातीय, मिसमी और नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच कौन कौन से पर्वत विभाजक रेखा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। ठीक है। देखिए, विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि महापाषाणी संस्कृति में मृतक के शरीर को क्या किया जाता था? तो दफनाया जाता था, और दफनाने के बाद यानी गाड़ दिया जाता था, और गाड़ने के बाद बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे उसके चारों तरफ। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती थी। कौन से स्थल पर सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था? तो देखिए, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डिहवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में किसके नाम से जाना जाता था? तो उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ? मगध में। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का खरीद बिक्री करते थे। ठीक है, इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन एवं गोलमेज के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। हम अपने देश के लिए प्रायः कौन से नामों का उपयोग करते हैं? तो हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? तो हिंदोस अथवा इंडोस कहा गया। ठीक है, अब देखिए, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा जाता था? तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत को फारसी में यही शब्द हिंदी एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे।
इसका उल्लेख ऋग्वेद के लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, तो प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन कैसा था, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब आपको अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो था चैप्टर 2 का हमें से जितना भी थ्योरी निकालना था हम थ्योरी निकाल दिए, और इससे जो क्वेश्चन रहे अभ्यास के उसको देखेंगे। देखिए, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता तथा निर्धारण किस विधि द्वारा करते हैं, तो कार्बन 14 पद्धति द्वारा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है, तो विंध्य पर्वत। ठीक लगा देंगे, चारों ऑप्शन रहेगा। चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा से। खाली स्थानों से भरे। दक्षिण का क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना थी, किसके, दक्षिण का क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश में विभाजित किया जा सकता है, यानी मुख्यतः 4 भागों में। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हरार नामक स्थान पर खुदाई की, यानी भरने वाला है। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है, भरने वाला है। ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। निम्नलिखित को सुमिलित करें, मिलान करें, तो खासी का है, तो खासी जनजाति समूह है। मगध जो है दक्षिण भारत है। चौपानी मांडो से अनाज का प्रमाण मिलता है। महापाषाणी संस्कृति प्रथम बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, अब कहता है, देखिए यहाँ से हमारा कक्षा 6 के यानी इसी चैप्टर यानी आगे वाला जो चैप्टर है 3 चैप्टर उससे प्रारंभ हो जाता है, तो इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।